Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Tanikant. हम पढ़ रहे थे कंपनी अकाउंट्स के अंदर इशू ऑफ डिबेंचर्स। लास्ट क्लास में आपको मैंने एक नया टॉपिक समझाया था, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये मोर और लेस एक थ्योरी सा टॉपिक था जहाँ पर डिबेंचर्स को टेक्निकली इशू नहीं किया जाता बट प्रोवाइड किया जाता है एज अ सिक्योरिटी। अगर कंपनी किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन बोरो करती है और उस लोन के अगेंस्ट एक प्राइमरी सिक्योरिटी देती है, बट द प्रोवाइडर ऑफ लोन, द लेंडर, द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट प्राइमरी सिक्योरिटी एंड डिमांड सम एडिशनल सिक्योरिटी, द बैंक or financial institution feels that in case the company defaults, the primary security might not be sufficient to cover up the principal amount and the interest amount as well. They want to create an option to liquidate their loan. तो वो क्या कर सकती है कि डिबेंचर्स को डिमांड कर सकती है एज कोलैटरल सिक्योरिटी। जिस दिन ये डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी दिए जाते हैं दोस्तों, उस दिन ये सिर्फ एक पेपर हैं, कागज़ का टुकड़ा है। इसके बदले कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसके बदले कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट की रिकवरी नहीं की जा सकती है। ओरिजिनल लोन जो है वही स्टैंड करता है बैलेंस शीट के अंदर, वही लाइबिलिटी है, उसी पे इंटरेस्ट दिया जाता है। When this so the question arise कि कब ये डिबेंचर्स एक्चुअली इशू होते हैं, तो कंपनी को सबसे पहले लोन में डिफ़ॉल्ट करना है। डिफ़ॉल्ट इंटरेस्ट का हो सकता है, प्रिंसिपल का हो सकता है। उसके बाद प्राइमरी सिक्योरिटी को इन्वोक करने जब जाएगा ये बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो प्राइमरी सिक्योरिटी से अच्छी से रिकवरी, 100% रिकवरी, या वो रिकवरेबल नहीं है, उससे कुछ रिकवरी नहीं हो रही है, उस केस में ये डिबेंचर्स ऑटोमेटिकली इशू हो जाते हैं। जिस दिन प्राइमरी सिक्योरिटी इन्वोक नहीं कर पाता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उस दिन ये डिबेंचर्स एक्चुअली इशू होते हैं। तो तब से जो ओरिजिनल लोन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसकी जगह डिबेंचर्स आ जाएंगे। अब ये डिबेंचर्स मार्केट में अगर एक्टिवली ट्रेड होते हैं तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने लोन प्रोवाइड किया है वो इन डिबेंचर्स को सेल आउट करके लिक्विडेट कर सकता है। ऑफकोर्स इस पे 100% रिकवरी होने के चांसेस कम हैं, पर लिक्विडिटी का एक ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि प्राइमरी जो लोन था उससे कोई रिकवरी आप कर नहीं पा रहे हैं, उसको आप किसी और को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, और प्राइमरी सिक्योरिटी जो है उससे सफिशिएंट रिकवरी नहीं हो रही है। तो दिस इज़ अ वे आउट फॉर अ लोन प्रोवाइडर इन द नेचर ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ये इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग था। मैं आपको ज़रा सा जिस्ट देना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी बैलेंस शीट में भी प्रेजेंट होते हैं। देखिए, पूरा शेड्यूल 3 बैलेंस शीट का मैं नहीं समझा रहा, मैं एक आइडिया दूंगा इसका और ये बता दूंगा कि किस तरीके से डिबेंचर्स जो हैं वो बैलेंस शीट में प्रेजेंट किए जाते हैं। तो डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, वी आर स्टडिंग दैट हाउ दीज डिबेंचर्स वुड बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। उसके पहले कैसे ये प्रेजेंट होंगे ये समझने से पहले दोस्तों मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट कैसा होता है कंपनी का। अभी तक जो हमने बैलेंस शीट देखी है दोस्तों, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रिपेयर करी, पार्टनरशिप के अंदर आपने थोड़ी बहुत बैलेंस शीट का एक हल्का सा हिंट वगैरह देखा होगा, बट यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड है, और वो फॉर्मेट काफ़ी डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट दैट वी सी इन केस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। वहाँ पर जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है दोस्तों वो वर्टिकल चलता है, बट बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज़ फॉर्म्ड इन अ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, राइट। अब यहाँ पर देखिए कैसी बैलेंस शीट दिखती है। बैलेंस शीट को गवर्न करता है कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट के अंदर दोस्तों एक शेड्यूल बना हुआ है, उस शेड्यूल से कंपनी की बैलेंस शीट प्रेजेंट की जाती है। एक शेड्यूल बना रखा है, उस शेड्यूल के अंदर एक सेट फॉर्मेट दे रखा है हर कंपनी को, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट बिजनेस दैट कंपनी इज डूइंग, उसको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, यही फॉर्मेट फॉलो करना है। और ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है ये दे रखा है शेड्यूल 3 के अंदर। शेड्यूल 3 के दोस्तों 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता रखा है, और पार्ट 2 के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बता रखा है। मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ अ कंपनी द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जस्ट द नेम चेंजेस, द नेचर डज नॉट। नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिटेबिलिटी कंप्यूट करने के लिए बनाया जाता है, पर इसका भी एक सेट फॉर्मेट है विच इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्मेट दैट वी यूज टू फॉलो in preparation of final accounts of a sole proprietorship.
तो शेड्यूल 3 के अंदर जो पार्ट फर्स्ट है वहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है और ये आपके सामने बैलेंस शीट का मैंने फॉर्मेट प्रेजेंट किया। पार्ट फर्स्ट, फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट। सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी आ जाएगा, फिर लिखा जाएगा बैलेंस शीट एज एट या एज ऑन 31st मार्च so and so year of so and so company as per part first schedule 3 of companies act 2013। जब भी किसी कंपनी का फॉर्मेट बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है दोस्तों, तो उसमें दो फिगर्स दिए जाते हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाई जाती है, करंट ईयर के फिगर्स भी दिए जाते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स प्रीवियस ईयर के भी दिए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर इस साल की बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी तो उसमें पूरे के पूरे अमाउंट लास्ट ईयर के भी प्रेजेंट किए जाएंगे, ताकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने का मौका मिले कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में क्या क्या चेंजेस आए हैं कंपनी के ऑपरेशंस में। बैलेंस शीट को, कंपनी की बैलेंस शीट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पार्ट 1 होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, जिसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये हो गया पार्ट 1। जैसे बैलेंस शीट की साइड्स होती हैं वैसे ही दो पार्ट हैं। पार्ट 1 इज इक्विटी एंड लाइबिलिटी एंड पार्ट 2 इज एसेट्स। दीज आर पार्ट्स ऑफ बैलेंस शीट। देन एवरी पार्ट हैज सम हेडिंग्स, वो मेजर हेडिंग्स होती हैं। तो ये जो न्यूमेरिक्स में दी हुई हैं 1, 2 and 3, दीज आर मेजर हेडिंग्स। इसके अंदर जो होती हैं वो होती है सब हेडिंग्स, जो हमें अल्फ़ाबेट्स में दे रखी हैं, A, B and C। दीज आर सब हेडिंग्स। अब इन सब हेडिंग्स के अंदर आते हैं आइटम्स, इन सब हेडिंग्स के अंदर लिखे जाते हैं आइटम्स, राइट दोस्तों। जैसे कि हम बात करते हैं ट्रेड पेबल्स की, तो ट्रेड पेबल्स के अंदर दोस्तों दो आइटम्स आ सकते हैं। ट्रेड पेबल्स मतलब हमें पैसा देना बाकी है, तो ट्रेड पेबल्स के अंदर दो आइटम्स आ सकते हैं क्रेडिटर्स। देखिए पार्ट हो गया इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, उसके अंदर मेजर हेडिंग हो गई करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर सब हेडिंग हो गई ट्रेड पेबल्स, और ट्रेड पेबल्स के अंदर आने वाले आइटम्स हो गए क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्मिटी से प्रेजेंट किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर एलिमेंट्स को, बैलेंस शीट के अंदर फिगर्स को, बैलेंस शीट के अंदर आइटम्स को। तो कैसे हम बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट होने वाली चीज़ों को डिनोट करते हैं वो मैंने आपको समझाया। तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे ऊपर आ जाएगा पार्ट के अंदर आ जाएगी मेजर हेडिंग के अंदर आ जाएगी सब हेडिंग के अंदर आ जाएंगे हमारे आइटम्स, राइट। देखिएगा दोस्तों, फॉर्मेट के अंदर हमारा मकसद जो है वो ये है समझना कि कहाँ पर डिबेंचर्स को प्रेजेंट किया जाएगा, कहाँ पर डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी को प्रेजेंट किया जाएगा इन दी बैलेंस शीट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिबेंचर्स एक लाइबिलिटी होते हैं, ये तो फॉर श्योर है, बट ऑफ कोर्स ये है कि डिबेंचर्स लाइबिलिटी होते हैं कंपनी के लिए। तो लाइबिलिटीज़ ऑफ कोर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटी वाली साइड पे दिखाया जाएगा। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर नाउ डिबेंचर्स आर यूजुअली नॉट इशूड फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड। डिबेंचर्स हैव अ गुड इनफ लाइफ, एक लंबे टाइम के लिए हम इसको लेते हैं, ये हमारा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड है। तो ये चला जाएगा इन दी मेजर हेडिंग नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में चला जाएगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर दोस्तों ये बोरोइंग है हमारी और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तो इसे लिखा जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। अब दोस्तों पार्ट, मेजर हेडिंग और सब हेडिंग्स तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अंदर मतलब कोर बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट की जाती है। इसके अंदर आने वाले आइटम्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं नोट्स टू दी अकाउंट्स में, ये आप जो देख रहे हैं नोट नंबर, यहाँ पर नोट्स बना दिए जाएंगे, मतलब शेयर कैपिटल की जितनी भी डिस्क्रिप्शन होगी, इसकी जो सब फर्दर डिटेल्स होंगी, ये सब नीचे बैलेंस शीट ख़त्म होने के बाद एज नोट्स टू द अकाउंट प्रेजेंट किया जाता है, ताकि बैलेंस शीट के अंदर ज़्यादा इंफॉर्मेशन ना आए, बैलेंस शीट अननेसेसरीली लेंदी ना हो, समराइज्ड इंफॉर्मेशन रहे, कंसाइज इंफॉर्मेशन रहे, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ईजी रहे अंडरस्टैंड करना, मीनिंग निकालना उस इंफॉर्मेशन से। अगर सारे आइटम्स को लिख दिया जाएगा तो बैलेंस शीट थोड़ी बड़ी हो जाती है। इसलिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, मतलब अगर कंपनी ने 4 तरह की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कर रखी है, फॉर एग्जाम्पल एक टर्म लोन ले रखा है, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रखे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं और एक बैंक लोन ले रखा है, तो ये चारों नोट्स टू दी अकाउंट्स के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की हेडिंग के अंदर शो कर दिए जाएंगे और उन सब की टोटल जो है वो यहाँ दिखा दी जाएगी
करंट ईयर की भी और प्रीवियस ईयर की भी, कुछ इस तरीके से। तो बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से प्रिपेयर होती है दोस्तों। आइटम्स जो हैं वो नोट्स टू दी अकाउंट में प्रेजेंट किए जाते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप एक बार देख लीजिए, अगर आप इसे समझना चाहें तो पॉज कर सकते हैं फ़िलहाल वीडियो को। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इसके अंदर सब हेडिंग्स आती हैं, फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इस तरह से ये बैलेंस शीट दिखती है। एक आपको ओवरऑल बैलेंस शीट दिखाना ज़रूरी था ताकि आपको एक आइडिया लगे कि बैलेंस शीट किस तरीके से दिखती है। फिर अगर मैं आपको बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट होने वाला डिबेंचर समझाऊंगा तो आपको आइडिया लगेगा कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, डिबेंचर को आखिर किस तरीके से प्रेजेंट करके बता रहा हूँ। राइट फ्रेंड्स, तो फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, एक और क्वेश्चन, एग्जाम्पलरी क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी किस तरीके से प्रेजेंट होंगे, क्योंकि उनका बेसिकली कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना नहीं चाहिए। हम ज़बरदस्ती एक एंट्री पास करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस 2% डिबेंचर टू शो देम इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो उसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, मैंने एक वेग सा आइडिया दिया था प्रीवियस क्लास के अंदर। आज मैं आपको एक डिटेल में क्वेश्चन बता देता हूँ। तो मान लीजिए कि एक कंपनी है ए लिमिटेड और इन्होंने ऑब्टेन किया है लोन, ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम इंडियन बैंक। इंडियन बैंक से लोन ऑब्टेन किया है और उस लोन का अमाउंट है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। दे इशूड, ए लिमिटेड इशूड 1200 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। 1200 डिबेंचर्स इशू किए, 100 रुपये का एक डिबेंचर है एज कोलैटरल सिक्योरिटी। आप अगर डिबेंचर की वर्थ निकालेंगे, फेस वैल्यू वर्थ निकालेंगे, तो ये 1,20,000 आ रही है। 1 लाख का लोन है, ऑफकोर्स प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा बड़ी सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो हमने 1200 डिबेंचर्स इशू किए 100 ईच के एज कोलैटरल सिक्योरिटी। राइट, आगे देखिएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसको प्रेजेंट करना है बैलेंस शीट के अंदर। तो देखिए दोस्तों, जो जर्नल एंट्रीज पास होंगी वो सिर्फ 2 जर्नल एंट्री पास होंगी। फर्स्ट जर्नल एंट्री पास होगी बैंक लोन लेने की, तो बैंक अकाउंट DR टू लोन फ्रॉम इंडियन बैंक अकाउंट, लोन फ्रॉम इंडियन बैंक अकाउंट। और लोन की वर्थ है दोस्तों 1 लाख रुपए। रैशनली स्पीकिंग जितनी अकाउंट्स आप समझते हैं उससे आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और लाइबिलिटी साइड में लोन फ्रॉम इंडियन बैंक आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इन डिबेंचर्स को बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट किया जाए। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दैट हम कोई एंट्री पास ना करें, तो वहाँ पर हो जाएगा नो एंट्री। पर अगर हमें एंट्री शो करनी है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फुल डिस्क्लोजर देना है, तो आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। वहाँ पे जर्नल एंट्री जब आप पास करेंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे %% डिबेंचर, है ना। तो यहाँ पर हमें डिबेंचर्स का रेट दे रखा है 10% डिबेंचर्स है दोस्तों, तो टू 10% डिबेंचर अकाउंट। अब डेबिट क्या होगा, डेबिट हम ज़बरदस्ती एक अकाउंट बनाएंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट DR। कोई बैंक में पैसा नहीं आया है, कोई एसेट भी रिसीव नहीं हुआ इन डिबेंचर्स के अगेंस्ट, तो हम डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट DR टू %% डिबेंचर बना देंगे और 1,20,000 के ये डिबेंचर्स हम लिख देंगे। यहाँ पे 1,20,000 के डिबेंचर्स हम लिख देंगे। तो ये डल गई हमारी क्या दोस्तों, जर्नल एंट्रीज। अब हमें करना है बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन। एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे हम, पूरी बैलेंस शीट तो ऑफ कोर्स नहीं बना सकते क्योंकि हमें सारा डिटेल नहीं पता, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं बैलेंस शीट के अंदर, ये सारे एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन नहीं पता। हमें सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी को शो करना है, तो वो मैं शो कर देता हूँ, उसको मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। सबसे पहले इन दी बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, तो कंपनी का नाम आ जाएगा ए लिमिटेड। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट as at 31st
March, whatever the year might be, as per part first of schedule third of Companies Act 2013। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से चलता है दोस्तों कि एक कॉलम आ जाता है पर्टिकुलर्स का, इसके बाद नोट्स टू दी अकाउंट का एक कॉलम आता है, फिर अमाउंट के कॉलम आते हैं करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही अमाउंट का कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर आएगा दोस्तों सबसे पहले पार्ट रोमन न्यूमेरिक्स में शो किया जाता है। पार्ट 1 होता है बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। ये बेसिकली लाइबिलिटी साइड है, नॉर्मल बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव में आप समझे तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। अब इसके अंदर दोस्तों मेजर हेडिंग्स आती है। तो फर्स्ट मेजर हेडिंग जो आती है वो आती है शेयर होल्डर्स फंड, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। शेयर होल्डर्स फंड कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है, तो शेयर होल्डर्स फंड में मैं कुछ भी लिखकर आपको नहीं बता पाऊँगा। शेयर होल्डर्स फंड के बाद दोस्तों जो आती है ऊपर बैलेंस शीट देखिएगा, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, कोई भी सब हेडिंग नहीं आएगी। इसके बाद आती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसके अंदर भी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट बैलेंस शीट में आता ही नहीं है तो फिर ये जो न्यूमेरिक्स हैं ये चेंज हो जाएंगे। मतलब अगर शेयर होल्डर्स फंड है नंबर 1, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कंपनी के अंदर ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये हट जाएगा। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज वुड गेट दी सेकेंड नंबर, ठीक है। तो मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, सेकेंड नंबर जो हेडिंग दे रहा हूँ मैं वो दे रहा हूँ नॉन करंट लाइबिलिटीज़। सो ये जो न्यूमेरिक्स हैं, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव हैं एक ऑर्डर का। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर आप अगले वाले का नाम नेक्स्ट ही रखें। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि मान लीजिए डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को आप सी लिखेंगे, उसे आप बी लिख सकते हैं। बेसिकली ऑर्डर यही रहेगा, शेयर होल्डर्स फंड पहले आएंगे, फिर उसके बाद एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज। इफ सम ऑफ द एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी विच कैन बी अ केस, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही करते हो किसी कंपनी के लिए, तो आप उन्हें स्किप कर दीजिए और अगले वाले का जो नेक्स्ट इन ऑर्डर आना चाहिए डिनोशन आप वही बताएंगे। तो सेकेंड नंबर आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर एलिमेंट आएगा हमारा, इसको ए लिख सकते हैं इसके अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नाउ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मुझे यहाँ पर शो करना पड़ेगा नोट्स टू दी अकाउंट नंबर 1। अब इसके बाद एसेट साइड में मुझे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बैलेंस शीट में सिर्फ डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल का ही प्रेजेंटेशन दिखाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, आपको नोट्स टू दी अकाउंट की प्रेजेंटेशन बता दूंगा। तो थोड़ा सा स्पेस छोड़कर मैं यहाँ बना रहा हूँ नोट्स टू दी अकाउंट। हो सकता है इससे पहले भी कुछ चीज़ों के नोट्स टू दी अकाउंट बने हो तो उनका नंबर आ जाता है। आई एम अज्यूमिंग कि पहले किसी का नोट नहीं बना है, तो नोट्स टू दी अकाउंट नंबर 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर दोस्तों हम प्रेजेंट कर रहे हैं एक तो हमारा बैंक लोन और दूसरा उसके अगेंस्ट इशूड डिबेंचर एज कोलेट्रल। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर सबसे पहले मैं लिख दूंगा लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, लोन फ्रॉम इंडियन बैंक। आउटर कॉलम में इसका अमाउंट लिखूंगा 1 लाख रुपीज़ का मैंने लोन बोरो किया है, राइट दोस्तों। इसके बाद मैं डिबेंचर्स की इंफॉर्मेशन दूंगा, तो उसे लिख दूंगा 1200 डिबेंचर्स। रेट भी मेंशन करेंगे साथ में, क्योंकि फ्यूचर में अगर कभी ये इन्वोक हुए तो इन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। 1200 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये स्पेसिफाई करना, इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ये आप मेंशन कर देंगे। अमाउंट को आउटर कॉलम में नहीं बल्कि इनर कॉलम में लिखेंगे 1,20,000। और इसी अमाउंट में से हाथों हाथ नीचे सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट जो आपने डेबिट में क्रिएट किया था, है ना। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट
1,20,000 इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, तो बैलेंस शीट पे कोई इम्पैक्ट एज सच आएगा नहीं। मैं टोटल को बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब करूँगा। ऊपर जो बैलेंस शीट है आउटर कॉलम में नील लिख दूंगा। ऊपर जो बैलेंस शीट है उसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1 लाख की ही लिखूंगा। एसेट्स के अंदर जाएंगे तो मेजर हेडिंग करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर, यहाँ पर जो इधर मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करके आपको बता देता हूँ, ये जो करंट एसेट्स वाली मेजर हेडिंग है अंडर दी हेडिंग एसेट्स, एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स के अंदर जाकर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर मैं 1 लाख ही लिखूंगा। लोन मेरे पास 1 लाख का ही आया। और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर यहाँ पर मेरे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर 1 लाख के ये डिवेंचर्स शो हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर 1 लाख के डिवेंचर आ जाएंगे। तो 1 लाख लाइबिलिटी में इम्पैक्ट आया, 1 लाख एसेट्स में इम्पैक्ट आया। ये जो था हमारा डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल, ये सिर्फ नोट्स टू दी अकाउंट में दिख गया। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता चल जाएगा ये पढ़कर कि डिवेंचर्स एज कोलैटरल इशू हुए हैं। बस उन्हें मैसेज ही देना था, मैसेज कन्वे हो चुका है और प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट हो चुका है। डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी का बैलेंस शीट के अंदर एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है फील फ्री टू रीच आउट टू मी। नाउ आई एम स्विचिंग टू अ न्यू टॉपिक दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। देखिए दोस्तों, डिवेंचर एक लाइबिलिटी है। डिवेंचर्स बेसिकली एक लोन है और ये आपने लोन लिया है कई सारे लोगों से बाय इशूइंग देम अ सर्टिफिकेट इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट लोन एंड दैट एक्नॉलेजमेंट इज टर्म्ड एज डिवेंचर। सिंपल सी बात है। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, अब हमें इस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का अकाउंटिंग करना है। ये अकाउंटिंग काफ़ी सिंपल है, बेसिक नॉमिनल अकाउंट है। अगर नॉर्मली भी हमने जर्नल एंट्री जब एकदम फाउंडेशन कॉन्सेप्ट सीखे थे, जब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखे थे, तब जर्नल एंट्री देखी थी। तो इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री हमने देखी थी। इंटरेस्ट की बेसिक सी जर्नल एंट्री डलती है, इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री डलती है। इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट हो जाएगा, तो जर्नल एंट्री डल जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक, राइट। और अगर इंटरेस्ट कैश में पे नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग है, तो एंट्री डल जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ये हमने पहले ही समझ लिया था। इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, वो डेबिट हो जाएगा। बट इन केस ऑफ अ कंपनी देयर इज अ स्लाइट कॉन्सेप्ट दैट इज अटैच्ड विद दिस इंटरेस्ट। देयर इज अ स्लाइट कॉन्सेप्ट दैट इज ऑल्सो अटैच्ड विद दीज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, थोड़ा सा समय लगेगा। जर्नल एंट्रीज फिर समझ में आ जाएंगी, एक एग्जाम्पलरी क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी देर के लिए, समझिएगा दोस्तों। डिवेंचर इंटरेस्ट का सीक्वेंस या डिवेंचर इंटरेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है इन केस ऑफ अ कंपनी। देखिए दोस्तों, हमारी कंपनी है और फिर हैं हमारे डिवेंचर होल्डर्स। इन्होंने कंपनी के डिवेंचर सब्सक्राइब किए हैं, इन्होंने कंपनी को लोन दिया है। अब कंपनी का फ़र्ज़ बनता है कि वो इन डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करे। तो कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करेगी। ये जो इंटरेस्ट है ये हमारे डिवेंचर होल्डर्स के लिए बेसिकली इनकम है, इनकी इनकम है। और कंपनी के लिए जो है वो एक्सपेंस है। कंपनी के लिए ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। ये जो इंटरेस्ट है ये डिवेंचर होल्डर्स के हैंड में इनकम है तो उनकी ओवरऑल एनुअल इनकम में ये ऐड होगा, टैक्सेबल इनकम में ये ऐड होगा और इन डिवेंचर्स पे सभी डिवेंचर होल्डर्स को टैक्स पे करना पड़ेगा। नाउ एज यू नो, इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड टू हैव अ रोबस्ट tax structure, tax collection structure in a country, you need some smart ways to deal with it. करेक्ट। बहुत सारे लोग हैं, सभी को टैक्स पेमेंट के परव्यू में लाना, सभी का असेसमेंट ढंग से करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ने कुछ स्मार्ट तरीके निकाले। तो देखिए, कंपनी तो एक होगी, डिवेंचर होल्डर्स हो सकते हैं 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 20,00,000, कितने भी, बहुत ही स्कैटर्ड होंगे ये थ्रू आउट द कंट्री। अब एक एक डिवेंचर होल्डर को पकड़ने की बजाय
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी को पकड़ लिया, क्योंकि कंपनी के पास सारे डिबेंचर होल्डर्स की इंफॉर्मेशन होगी और जो ये इनकम जा रही है, जिस सोर्स से निकल रही है, वो सोर्स है कंपनी। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है, टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि इस इनकम पे, इस इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स कलेक्ट हो जाए अच्छे तरीके से। सो व्हाट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिड, सो अब यहाँ पर इस इक्वेशन में एक तीसरा प्लेयर भी आ जाएगा, वो हो जाएगा गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का मैं इधर लिख देता हूँ टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिसका काम है टैक्स कलेक्ट करना इनकम पर। समझिएगा दोस्तों, अब क्या हो रहा है, कंपनी इनकम पे कर रही है डिबेंचर होल्डर्स को, है ना। ये इनकम डिबेंचर होल्डर्स के पास पूरी पहुंचेगी ही नहीं, पूरे पैसे पहुंचेंगे ही नहीं। इस इनकम में से जो टैक्स बनता है, एक फिक्स्ड रेट बना दी, हो सकता है कि इस डिबेंचर होल्डर को इस इनकम पे शायद अल्टीमेटली टैक्स पे ही ना करना हो, उनके स्लैब रेट से ये कम आ रहा हो, उन्होंने कुछ डिडक्शन यूज़ कर लिए हो अंडर सेक्शन 80 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब कर सकते हैं, वो आप टैक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मेरा मकसद सिर्फ इतना है, हो सकता है वो डिबेंचर होल्डर फिर अपना असेसमेंट करके रिफंड मांग ले, अगर टैक्स कम डिडक्ट हुआ है तो और टैक्स जमा करा दे, वो डिबेंचर होल्डर जाने। यहाँ पर अभी हमने एक फिक्स रेट रखी हुई है, करंटली इट इज़ 10%। तो दोस्तों कंपनी क्या करेगी, जितना भी इंटरेस्ट पे कर रही है डिबेंचर होल्डर्स को, उस इंटरेस्ट पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS, इनकम का जो सोर्स है, कंपनी सोर्स है, उस सोर्स पे ही टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है और वो टैक्स डिडक्ट करके सीधा गवर्नमेंट को पे कर देगी, सीधा गवर्नमेंट को पे कर देगी। तो इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को जाएगा, बट एक्चुअली जो कैश फ्लो होगा ना, जो कैश जाएगा, कैश फ्लो जो होगा वो होगा इंटरेस्ट माइनस TDS, इंटरेस्ट माइनस TDS। और TDS वर्थ का जो कैश है वो गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देगी कंपनी। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिबेंचर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो एक्शन भी कंपनी के अगेंस्ट लिया जाएगा। तो प्रोसेस में एक चेंज आ गया, इंटरेस्ट का खर्चा है बट ये खर्चा पूरा पे नहीं किया जाएगा, ये खर्चा थोड़ा, इस खर्चे में से जो TDS का हिस्सा है वो हम, कंपनी को तो पूरा इंटरेस्ट का एक्सपेंस बेयर करना है, कंपनी का पूरा एक्सपेंस है, और डिबेंचर होल्डर के लिए पूरी इनकम है। वो इनकम डिबेंचर होल्डर के पास पहुंचती, फिर वो उसमें से टैक्स पे करता। ये सीक्वेंस हटाकर हम ही टैक्स इसमें से हटाकर, अगर इंटरेस्ट का एक्सपेंस 100 रुपये है तो 90 रुपये का खर्चा तो मैं डिबेंचर होल्डर के घर पहुंचा दूंगा उनकी जेब में, और उसमें से 10 रुपये का खर्चा, मेरा खर्चा पूरा 100 रुपये, बट उसमें से 10 रुपये मैं जो है वो पे करूंगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को। चलिए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि कैसे जर्नल एंट्री पास की जाएगी इसकी। जर्नल एंट्रीज दोस्तों, फर्स्ट जर्नल एंट्री जो पास की जाएगी वो डिबेंचर एंट्री, देखो इशू वगैरह की एंट्री तो पास करी जाएगी, वो तो है ही। अब जर्नल एंट्री जो पास की जाएगी डिबेंचर इंटरेस्ट की, वो एंट्री पास की जाएगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR। ये जो पैसा है दोस्तों, इस पैसे में से थोड़ा पैसा मुझे देना है डिबेंचर होल्डर को, तो मैं क्रेडिट कर दूंगा टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। एक बार ड्यू कर रहा हूँ, सीधा पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे डिबेंचर होल्डर होते हैं तो एक बार इसे ड्यू कर दिया जाएगा, फिर सभी डिबेंचर होल्डर्स को एक साथ पेमेंट कर दिया जाएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR टू डिबेंचर होल्डर। बट अगर इंटरेस्ट 100 रुपये का है तो उसमें से 90 ही डिबेंचर होल्डर को पेएबल है, बचा हुआ किसे पेएबल है, तो एक और अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा टू TDS पेएबल अकाउंट, टू TDS पेएबल अकाउंट। और ये TDS पेएबल का मीनिंग क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ये अकाउंट रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, मुझे गवर्नमेंट को पैसे देने बाकी हैं, इसलिए मैंने इन्हें क्रेडिट कर दिया। आई ओ दिस इंटरेस्ट, दैट TDS और इंटरेस्ट टू दी गवर्नमेंट। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पैसा गवर्नमेंट के पास अच्छे से पहुंच जाए, तो TDS पेबल मैंने क्रेडिट कर दिया। फर्स्ट एंट्री डलेगी इंटरेस्ट को ड्यू करवाने की। सेकेंड एंट्री, अब हमारी जिम्मेदारी है कि डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा पहुंचा दिया जाए, और साथ ही जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है वो गवर्नमेंट के पास पहुंचा दिया जाए। तो सेकेंड एंट्री डल जाएगी। ये थोड़े से प्रैक्टिस के बाद आपको लगेगा फॉर्मेलिटी सी है। डिबेंचर होल्डर अकाउंट DR TDS
पेबल अकाउंट डी आर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डी आर, TDS पेबल अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बैंक के अंदर पेमेंट कर देंगे, जो गवर्नमेंट का पैसा है TDS पेबल है वो गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा, और जो डिबेंचर होल्डर का पैसा है वो उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में पहुंचा दिया जाएगा। राइट दोस्तों, ये मैंने क्या किया, इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, TDS का भी पेमेंट कर दिया। इंटरेस्ट का एक्सपेंस मेरा फुल अमाउंट से बुक होगा, बट उसकी क्रेडिट थोड़ी जाएगी डिबेंचर होल्डर के पास, थोड़ी जाएगी गवर्नमेंट के पास, और फिर मैंने उसका कैश का आउटफ्लो भी कर दिया। ईयर एंड पर दोस्तों, एट ईयर एंड, क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे किया है तो ये नॉमिनल अकाउंट है, ये आपकी इनकम की कंप्यूटेशन में एक्सपेंस बनकर माइनस हो जाना चाहिए। तो ईयर एंड पर एक एंट्री डल जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर। वो नॉमिनल अकाउंट है, सारे नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लोज होते हैं, इधर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमने फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में ही समझ लिया था। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, पूरा का पूरा इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली भी पे हो रहा है तो सारा का सारा इंटरेस्ट यहाँ से भेज दिया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एट ईयर एंड। दोस्तों बस ये 3 जर्नल एंट्रीज मुझे समझानी थी डिबेंचर इंटरेस्ट से रिलेटेड, डिबेंचर इंटरेस्ट से रिलेटेड। फर्स्ट एंट्री डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू डिबेंचर होल्डर टू TDS पेबल, सेकेंड एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डी आर TDS payable account DR to bank, and at year end this debenture interest, this expense, this nominal account will be closed through statement of profit and loss account। दोस्तों क्यों ना एक क्वेश्चन कर लिया जाए, इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया जाए। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन इसका करवा देता हूँ, इसके अंदर इशू की जर्नल एंट्री भी आएगी तो उसका भी रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इन द बुक्स ऑफ KK लिमिटेड in the books of KK Limited, journal date, particulars, debit and credit। On 1st April 2015, KK Limited issued 509% debentures of 500 each at a discount of 4%, redeemable at a premium of 5% after 3 years। तो issue at discount, redemption at premium। सबसे पहले हम issue की journal entries डालते हैं, उसके बाद interest वगैरह की चिंता करेंगे। तो 1st April 2015 को फर्स्ट एंट्री डल जाएगी, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इशू जो हुआ है दोस्तों 500 रुपये की फेस वैल्यू है डिबेंचर की, 500 रुपये की, ये बात ध्यान में रखनी है। 100 रुपीज़ नहीं अज्यूम कर लेना है, कई बार फेस वैल्यू अलग भी आ जाती है, सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 500 रुपीज़ की फेस वैल्यू है मेरे दोस्तों, और इन पे जो डिस्काउंट है वो 4% का, 4% का डिस्काउंट माइनस कर दो तो 480 रुपये की इशू प्राइस आती है। जितना भी पैसा रिसीव होगा उससे ये एंट्री डलेगी। 480 रुपीज़ वुड बी रिसीव्ड ऑन 500 डिवेंचर्स, ऑन 500 डिवेंचर्स। तो 480 इंटू 500, 2,40,000 रुपये बैंक में आ जाएंगे, 2,40,000 रुपये बैंक में हम रिसीव कर लेंगे दोस्तों। ये फर्स्ट एंट्री डल गई। सेकेंड एंट्री करनी है, इस एप्लीकेशन मनी को अपोर्शन करना है, तो उसकी एंट्री डल जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR। इशू हो रहा है डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR। रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR। टाइम एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप डिस्काउंट और लॉस को कंबाइन करके एक साथ भी डेबिट कर सकते हैं लॉस ऑन इशू अकाउंट में, कुछ भी गलत नहीं किया जाएगा उसमें। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट DR, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट DR, लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट DR टू डैश परसेंटेज डिबेंचर। यहाँ पर हैं हमारे डिबेंचर 9% डिबेंचर अकाउंट, 9% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। मैं एब्रीवेटेड फॉर्म लिख रहा हूँ, आप प्लीज़ एग्जाम में ऐसा मत करिएगा।
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया 2,40,000 का आ गया दोस्तों। डिबेंचर फेस वैल्यू पे बनाए जाएंगे। 500 डिबेंचर्स हैं और 500 रुपये की ही फेस वैल्यू है, तो 5 5 25, 2,50,000 से डिबेंचर क्रेडिट किए जाएंगे। डिस्काउंट हमने दिया है 20 रुपये का, तो 500 डिबेंचर पे 20 रुपये के डिस्काउंट के हिसाब से 10,000 रुपये का डिस्काउंट ऑन इशू हो जाता है। चलिए पढ़ते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितनी है। 5% की प्रीमियम है दोस्तों। 500 रुपये के डिबेंचर, 500 रुपये की फेस वैल्यू के डिबेंचर पे 5 रुपये की प्रीमियम यानी 5% की प्रीमियम यानी 25 रुपये की प्रीमियम है। तो 500 डिबेंचर्स पर 25 रुपीज़ की प्रीमियम यहाँ पर डेबिट हो जाएगी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में मैं लिख दूंगा 12,500, और जितना भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में क्रेडिट होता है उतना का उतना अमाउंट लॉस ऑन इशू में डेबिट भी हो जाता है। लॉस ऑन इशू को आप कंबाइन करके 22,500 का भी लिख सकते थे, वो भी गलत नहीं होता। तो दोस्तों ये तो फिलहाल डली इशू की जर्नल एंट्रीज। एक्सक्यूज मी। अब हमें देखनी है इंटरेस्ट की जर्नल एंट्रीज। चलिए उसे देखते हैं आगे। तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स डन, एंड डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 को डिबेंचर इशू हुए, 1 अप्रैल 15 को, 15-16 इसका फर्स्ट ईयर होगा। 31 मार्च 16 ईयर एंडेड पर हमें एंट्री पास करनी है, 1 साल की एंट्री पास करनी है। अज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च एंड रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज 10%। यूजुअली 10% ही होती है दोस्तों। कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कंपनी का ईयर एंड होता है 31 मार्च को। जो डिबेंचर इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 30 सितंबर और 31 मार्च को, यानी हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। इंटरेस्ट की रेट 9% है डिबेंचर के। आगे जो रेट लगी रहती है वो एनुअल इंटरेस्ट रेट होती है, यानी साल का 9% देना है, 2 टुकड़ों में देना है, यानी 4.5% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सबसे पहले डिबेंचर इंटरेस्ट पे करने की नौबत आएगी 30th सितंबर को। तो 30th सितंबर 2015 डिबेंचर इंटरेस्ट हम पे करेंगे आधे साल का इन डिबेंचर पे। तो जर्नल एंट्री पास की जाएगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR टू डिबेंचर होल्डर्स, अकाउंट टू TDS पेबल अकाउंट। डिबेंचर इंटरेस्ट का अमाउंट थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो इंटरेस्ट दिया जाता है फेस वैल्यू पे। आपके पास पैसे भले ही 240 आए हों, आप रिटर्न में 2,62,500 चुका रहे हो विद प्रीमियम, पर आप इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे देंगे। एनीथिंग इन परसेंटेज फॉर्म इज कैलकुलेटेड ऑन दी फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, राइट दोस्तों। तो 2,50,000 के डिबेंचर्स हैं, इनकी वैल्यू है, फेस वैल्यू है। 9% का इंटरेस्ट इन पे देना है, पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ही कैलकुलेट होगा, हाफ ईयरली इंटरेस्ट। 2,50,000 पे 9% के हिसाब से एनुअल इंटरेस्ट होता है 22,500 का, पर आधे साल का हाफ ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 11,250। टोटल इंटरेस्ट जो है वो मैं यहाँ डेबिट कर दूंगा डिबेंचर इंटरेस्ट में। अब TDS पे करना है गवर्नमेंट को, तो 11,250 का इंटरेस्ट बनता है। इस पे 10% जो है वो सरकार ले लेगी। 10% ये जो टैक्स है ये डिबेंचर होल्डर का, मैं तो सिर्फ एजेंट हूँ। मेरा खर्चा 11,250 रुपये का है। 11,250 का खर्चा है कंपनी का। अब ये खर्चा थोड़ा डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में पहुंचाना है और थोड़ा गवर्नमेंट के अकाउंट में पहुंचाना है। तो इसका 10% जो है 1,125 जो है ये मैं गवर्नमेंट के अकाउंट में पहुंचा दूंगा, और बचा हुआ जो पैसा है 10,125 ये जो है ये डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में पहुंच जाएगा दोस्तों। ये हमारा इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट को ड्यू करवाने की जर्नल एंट्री ख़त्म हुई। अब इंटरेस्ट को पे करने की जर्नल एंट्री इसी दिन मैं एंट्री पास कर दूंगा। फॉर्मेलिटी एंट्री है डिबेंचर होल्डर अकाउंट DR TDS पेबल अकाउंट DR। आप TDS वर्ड यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में भी। टू बैंक अकाउंट जितना भी ऊपर पैसा था डिबेंचर होल्डर को देना है 10,125, और TDS है हमारा 1,125, और पूरा पैसा जो मेरे बैंक अकाउंट से निकलेगा वो निकलेगा 11,250। आप देखिएगा डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है 11,250 से।
और बैंक क्रेडिट हो रहा है 11,250 से। बाकी ये जो दो पार्टीशन है डिबेंचर होल्डर और TDS का, एक बार क्रेडिट होते हैं एक बार डेबिट होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मेरा खर्चा बुक हुआ 11,250 रुपये का और मेरे बैंक से भी गए 11,250 रुपये। दोस्तों हाफ ईयरली इंटरेस्ट हमने पे किया है एक बार और इस इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा ईयर एंड पे 31 मार्च 2016। नाउ 31 मार्च 2016 सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी वापस दोस्तों। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू TDS पेएबल अकाउंट। TDS पेएबल अकाउंट 11,250 का इंटरेस्ट है, 10,125 का डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट और 1,125 का TDS पेएबल। राइट दोस्तों, अब हमें क्या करना है, ये डिबेंचर होल्डर और TDS पेएबल जो है ये पे करना है हमें, तो सेकेंड एंट्री डल जाएगी। सेम इंटरेस्ट आएगा दोस्तों, हाफ ईयर का। अमाउंट ऑफ डिबेंचर नहीं बदला है, डिबेंचर आपने कुछ रिडीम तो किए नहीं है, 2.5 लाख के डिबेंचर हैं और 9% का इस पर इंटरेस्ट था 6 महीने के हिसाब से। सेम एंट्री आ जाएगी, फिर से हम इसका पेमेंट कर देते हैं। डिबेंचर होल्डर अकाउंट DR TDS पेएबल अकाउंट DR टू बैंक। मेजॉरिटी ऑफ द सिनेरियो में ये एंट्री रिपीट ही होगी, हाफ ईयरली इंटरेस्ट ही होता है मोस्टली या एनुअल इंटरेस्ट होता है। तो फिर से 10,125 रुपीज़ डिबेंचर होल्डर के लिए, 1,125 का TDS, 11,250 रुपये का ये पेमेंट कर दीजिए, काम ख़त्म करिए। तो ये डिबेंचर इंटरेस्ट सेकेंड हाफ ईयर ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 के लिए भी मैंने जर्नल एंट्री पास कर दी। अब मुझे सिर्फ एक एंट्री पास करनी है जो इंपॉर्टेंट है, जिसके मार्क्स होते हैं, हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में अगर ये एंट्री पास करना भूल गए तो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। और एक बात याद रखनी है कि जितना भी इंटरेस्ट साल भर में पे किया है वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफ़र होगा। यानी दोस्तों 11,250 रुपये के 2 बार इंटरेस्ट पे किए हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट की सिंपली डेबिट देख लीजिए, एक बार 11,250 से डेबिट हुई सितंबर में और फिर एक बार फिर से 11,250 से डेबिट हुई मार्च में। दोनों को मिलाकर 22,500 रुपीज़ का मैंने एनुअल इंटरेस्ट पे किया है। तो ये पूरा एनुअल इंटरेस्ट स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इंटरेस्ट अगर एक बार पे किया जाए, 2 बार पे किया जाए या 12 बार पे किया जाए, स्टेटमेंट ऑफ P&L की एंट्री आप सिर्फ एक बार डालेंगे ईयर एंड पे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डिबेंचर इंटरेस्ट 22,500 रुपीज़। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दिस वॉज डिबेंचर इंटरेस्ट, दिस वॉज प्रेजेंटेशन ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी इन दी बैलेंस शीट। एक और टॉपिक बस इस चैप्टर में रहता है, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। उसके लिए अगले सेशन में हम मिलेंगे दोस्तों। फिर उसी के साथ हमारा जितना भी बैकलॉग कवरिंग के लिए ये सेशन था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगली क्लास से पहले इसके साथ असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसे ज़रूर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट वगैरह है फील फ्री टू रीच आउट टू मी। राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय। आई विश दैट यू हैव अ वेरी गुड डे टुडे। Bye for now.